वामसी और नानी दोनों आंध्र प्रदेश के शांत तटीय शहर श्रीकाकुलम से हैं। एक साथ बड़े हुए थे और एक दिन डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने अथक परिश्रम किया था, रातों की नींद हराम करके नीट परीक्षा की तैयारी की थी, इस उम्मीद के साथ कि परीक्षा पास करना उनके लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार होगा। उनका रिश्ता साझा, महत्वाकांक्षाओं और भविष्य के बारे में अंतहीन चर्चाओं पर आधारित था, कभी हल्के फुल्के, कभी गंभीर। जब परिणाम घोषित हुए तो दोनों ये जानकर खुश हुए कि उन्होंने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मेडिकल की सीट हासिल कर ली है। सपना सच था, लेकिन इसके साथ अज्ञात भी था। अपने गृहनगर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की दूरदराज की पहाड़ियों में जाने की अनिश्चितता, उनके परिवार गर्व और चिंता दोनों महसूस कर रहे थे, और उत्साह की भावना में थोड़ा डर भी था, लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। श्रीकाकुलम से शिमला तक की यात्रा में लगभग 2 दिन लगे। ट्रेन की सवारी हालांकि लंबी थी, लेकिन एक रोमांच था। आंध्र प्रदेश के धूप से झुलसते मैदानों से लेकर मध्य भारत की हरी भरी हरियाली और अंत में शिमला की ठंडी धुंधली पहाड़ियों तक, अलग अलग परिदृश्यों से गुजरते हुए दोस्त इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि कैसे उनका जीवन पहले से ही बदलना शुरू हो गया था। उन्होंने भारत के उन हिस्सों को देखा था जिनके बारे में उन्होंने केवल पढ़ा था। जब वे शिमला के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ठंडी हवा ने उन्हें कंबल की तरह लपेट लिया। शहर की खूबसूरती ने उन्हें अवाक कर दिया। घुमावदार सड़कें, हरे भरे देवदार के जंगल, पुरानी औपनिवेशिक इमारतें, ये कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा उन्होंने कभी सोचा था। हिल स्टेशन में एक प्राचीन आकर्षण था, लगभग ऐसा लगता था जैसे ये समय में निलंबित हो गया हो। शिमला के नज़ारे और आवाज़ें जादुई थीं, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जो इसे थोड़ा डरावना महसूस कराता था। शायद ये घना कोहरा था जो रात में सड़कों पर छा जाता था, या सदियों पुरानी इमारतें जो भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाती हुई लगती थीं। कॉलेज खुद एक विशाल परिसर में स्थित था, जो ऊंचे पेड़ों और पुरानी पत्थर की इमारतों से घिरा हुआ था, जो सदियों के इतिहास को झेलते हुए प्रतीत होते थे। मुख्य अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विक्टोरियन शैली की वास्तुकला की एक ऊंची इमारत पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में खड़ी थी। हवा में देवदार की खुशबू थी और वातावरण अकादमिक प्रतिष्ठा और रहस्य के मिश्रण से भरा हुआ लग रहा था। वामसी और नानी जल्दी से अपने छात्रावास के कमरों में बस गए। ठंडी पहाड़ी हवा और मेडिकल स्कूल में अपने पहले वर्ष के तीव्र दबाव के साथ खुद को समायोजित किया। उन्होंने घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ अपना पहला व्याख्यान सुना। प्रोफेसर, जिनमें से अधिकांश के पास दशकों का अनुभव था, सख्त लेकिन प्रेरक थे। काम का बोझ बहुत ज्यादा था और प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। वे जानते थे कि उन्हें रातों की नींद हराम करने और कठोर परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन किसी ने उन्हें शिमला में महसूस होने वाले अजीबोगरीब अलगाव की भावना के लिए तैयार नहीं किया था। पहले जिन हलचल भरे शहरों में वे गए थे, उनसे अलग ये शहर ऐसा लगा जैसे समय ने उन्हें भुला दिया हो। खामोश सड़कें, रात में घिरने वाला कोहरा और उनके छात्रावास और कक्षाओं की भयानक, कभी कभी बेचैन करने वाली खामोशी उन्हें बाहरी लोगों जैसा महसूस कराती थी। हालांकि वे आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेडिकल स्कूल की दिनचर्या व्याख्यानों, प्रैक्टिकल और परीक्षाओं से भरी हुई हो गई।
वामसी और नानी ने अथक परिश्रम किया। कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई की। वे दोनों ही कठिन कोर्सवर्क को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने साझा अनुभवों में सांत्वना मिली। हर शाम रात के खाने के बाद वे घंटों चुपचाप पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में चले जाते थे। उनके ऊपर मेडिकल ज्ञान का भारी बोझ मंडरा रहा था। लाइब्रेरी खुद पुरानी लकड़ी की अलमारियों की भूल भुलैया थी जिसमें किताबें और मेडिकल जर्नल रखे हुए थे। हवा में कागज, स्याही और धूल की हल्की गंध फैली हुई थी और मंद रोशनी ने जगह को लगभग गॉथिक माहौल दिया था। यह एक ऐसी जगह थी जो समय से परे लगती थी। रात में लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले बहुत कम छात्र थे, लेकिन वामसी और नानी ने इसे अपनी पढ़ाई के लिए एकदम सही माहौल पाया। एक रात अपने पहले सेमेस्टर के बीच में कुछ असामान्य हुआ। जैसे ही वे लाइब्रेरी के अपने सामान्य कोने में बैठे, उन्होंने देखा कि ठीक 12:30 बजे एक लड़की अंदर आई। वह अकेली थी, एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर, और सीधे पीछे खाली डेस्क पर चली गई। उसके लंबे काले बाल थे, त्वचा पीली थी और उसने गहरे साधारण कपड़े पहने थे, एक ऐसा रूप जो पुस्तकालय के उदास माहौल से मेल खाता था। वह कभी किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि उपस्थित अन्य छात्रों को भी नहीं पहचानती थी। वामसी और नानी ने शुरू में सोचा कि वह बस एक और शांत छात्रा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें एक अजीब पैटर्न नजर आने लगा। वह हर रात ठीक 12:30 बजे आती थी, चुपचाप पढ़ती थी और बिना चूके ठीक 4 बजे चली जाती थी। अजीब बात ये थी कि वह हमेशा एक ही मेडिकल की किताबें पढ़ती दिखती थी, ऐसी किताबें जो दशकों पुरानी थीं, जिनके पन्ने पीले और भंगुर हो गए थे। क्या तुम उसे हर रात देखते हो? एक शाम वामसी ने नानी से पूछा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। हाँ, नानी ने लड़की की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ये बहुत अजीब है, वह कभी किसी से बात नहीं करती। मुझे तो लगता ही नहीं कि वह हमें नोटिस भी करती है। कई हफ्तों के दौरान उन्होंने उसकी दिनचर्या को बढ़ती जिज्ञासा के साथ देखा। लड़की कभी अपनी डेस्क से नहीं हटी, वह बोलती नहीं थी, लोगों से मिलती जुलती नहीं थी और अपनी किताबों पर उसका ध्यान बेचैन करने वाला था। उन्हें लगने लगा कि वह लाइब्रेरी का ही हिस्सा है, खामोश, अपरिवर्तित, लगभग भूत की तरह। जैसे जैसे परीक्षाएं नज़दीक आ रही थीं, वामसी और नानी ने लड़की के पास जाने का फैसला किया। ये रविवार की रात थी और लाइब्रेरी में बहुत शांति थी। परीक्षाओं के तनाव ने सभी को परेशान कर दिया था, लेकिन लड़की अभी भी वहाँ थी और हमेशा की तरह पढ़ाई कर रही थी। अब तक वामसी और नानी दोनों ही उसकी खामोश उपस्थिति से हैरान और कुछ हद तक बेचैन हो चुकी थीं। नानी, जो दोनों में से ज्यादा मिलनसार थी, ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसके पास चली गई। वह उसकी मेज के पास गया और धीरे से अपना गला साफ किया। माफ करना, नानी ने विनम्रता से कहा। हमने तुम्हें हर रात यहाँ देखा है। तुम किसी से बात नहीं करते। क्या तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों में चुभती हुई नज़र से टिकी हुई थीं, जो उसे अंदर तक देख रही थी। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। एक अनंत काल के बाद वह एक नर्म, लगभग भयानक आवाज में बोली, मुझे अकेले पढ़ना पसंद है। उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, कृपया मुझे मेरे काम पर छोड़ दो। इससे पहले कि नानी कुछ और कह पाती,
उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। बिना एक और शब्द कहे रात में गायब हो गई। वामसी और नानी ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की हवा में उड़ गई हो। वह मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं गई। पीछे का निकास द्वार बंद था और किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा था। लाइब्रेरी में श्रुति के साथ हुई भयावह बातचीत के बाद वामसी और नानी अपने मन में बसी बेचैनी को दूर नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि लड़की की मौजूदगी में उनके मूल विचार से कहीं ज्यादा कुछ था। उसके अजीबोगरीब शेड्यूल, उसकी अलग थलग रहने की आदत और यह अजीब एहसास कि वह किसी तरह की शाश्वत दिनचर्या में फंस गई थी, ने उन्हें परेशान कर दिया था। वे इसे अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। अगले दिन वामसी और नानी ने आगे की जांच करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि कॉलेज में एक पुराना रिकॉर्ड सेक्शन था जहां बहुत कम छात्र जाते थे। विशाल संग्रह में कॉलेज के इतिहास, इसकी उल्लेखनीय घटनाओं और इसके पिछले छात्रों के बारे में पत्रिकाएं, फाइलें और दस्तावेज रखे हुए थे। कुछ साल पहले की कुछ अजीब घटनाओं के बारे में अफवाहें थीं, खासकर 3 दशक पहले छात्रावास में लगी रहस्यमयी आग के बारे में। अधिकांश छात्रों को इसके बारे में पता था, लेकिन विवरण बहुत कम थे। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वे अपनी कक्षाओं के बाद कॉलेज के अभिलेखागार में गए। इमारत में धूल का गुब्बार भरा हुआ था और मंद रोशनी की वजह से यह जगह लगभग भूली हुई दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। वे पुरानी, पीली पड़ चुकी कागजात, छात्रों के पिछले बैचों की पुरानी तस्वीरों और धुंधले रिकॉर्ड से भरी अलमारियों की कतारों से गुजरे, जिन्हें सालों से दिन की रोशनी में नहीं देखा गया था। वामसी ने पुराने छात्रों के नामों और उनके रिकॉर्ड से भरी एक बड़ी बही को पलटा। कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहे थे और कुछ पर अजीबोगरीब निशान थे। जब वे कागजात छान रहे थे, नानी की उंगलियां एक पुरानी, चमड़े की बंधी हुई फाइल से टकराईं, जो शेल्फ पर बहुत पीछे खिसकी हुई लग रही थी। उस पर वर्ष 1992 लिखा हुआ था, कुख्यात आग का वर्ष। उन्होंने फाइल को नीचे खींचा और उसे खोला। इतिहास का भार अपने ऊपर महसूस किया। अंदर उन्हें उस वर्ष नामांकित छात्रों की एक सूची मिली। जब उन्होंने नामों को स्कैन किया तो उनका ध्यान एक नाम पर गया, श्रुति राव। उन्होंने साथ में दिए गए नोट्स को ध्यान से पढ़ा। श्रुति एक मेधावी छात्रा थी, कॉलेज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक थी और उसे संकाय और साथियों दोनों द्वारा समान रूप से सराहा गया था। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने आगे पढ़ा, नोट्स और भी गहरे होते गए। ऐसा लग रहा था कि आग लगने से कुछ समय पहले श्रुति एक घटना में शामिल थी। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों, विशेष रूप से विभागाध्यक्ष के साथ कई बार गर्मागर्म बहस हुई थी। फाइल में विस्तार से बताया गया था कि आग 1992 की एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में लगी थी, जब लड़कियों के छात्रावास में आग लग गई थी। लपटें तेजी से फैली थीं और कई छात्राएं आग में जलकर मर गई थीं। श्रुति उन लोगों में से एक थी जिनके बारे में माना जाता था कि उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि उसका शव कभी नहीं मिला। रिकॉर्ड के अनुसार उसे आग लगने से ठीक पहले छात्रावास में प्रवेश करते देखा गया था और उसका कमरा इमारत के केंद्र में पाया गया था, बाहर निकलने के लिए निकास द्वार से बहुत दूर। हालांकि फाइल में एक अजीब बात जुड़ गई थी। हाशिए पर एक संक्षिप्त हस्तलिखित नोट लिखा था, श्रुति का शव कभी बरामद नहीं हुआ।
उसे आग की रात लाइब्रेरी में आखिरी बार पढ़ते हुए देखा गया था। किसी गड़बड़ी का सबूत नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। जानकारी को समझते ही वामसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। श्रुति आग में मर गई थी, लेकिन अगर वह मर गई थी तो वे लाइब्रेरी में किससे मिल रहे थे? नानी भी उतनी ही हिल गई। उन्होंने सुझाव दिया कि वे फाइल को हेड लाइब्रेरियन के पास ले जाएं, जो सालों से वहां थे और आग के बारे में ज्यादा जानते होंगे। जब वे लाइब्रेरियन के दफ्तर पहुंचे तो बुजुर्ग व्यक्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने श्रुति के बारे में पूछा तो उन्होंने भौहें चढ़ा दी। श्रुति, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ नर्म हो गई। एक होनहार, मेहनती लड़की। हम सभी ने उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान माना। उसकी दुखद मौत ने इस कॉलेज पर एक छाप छोड़ी। वे कहते हैं कि आग ने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन कानाफूसी थी। कानाफूसी की वह अभी भी वहाँ थी। कुछ ने कहा कि वह कभी नहीं गई। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा लाइब्रेरी में ही फंसी रही। वह हमेशा पढ़ती रहती थी, हमेशा अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित करती थी। मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं हुआ जब तक कि मैंने उसे नहीं देखा। सालों तक, हर रात एक ही समय पर। लाइब्रेरियन ने कुछ देर रुककर दूर देखा, मानो उसे कोई दर्दनाक बात याद आ रही हो। अब दशकों बीत चुके हैं, उसने चुपचाप कहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मुझे लगता है कि वह अभी भी यहाँ है, अभी भी समय में फंसी हुई है। वामसी और नानी की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वे सब कुछ एक साथ जोड़ रहे थे। श्रुति की आत्मा अभी भी कॉलेज से बंधी हुई थी, हमेशा अपनी दिनचर्या में खोई हुई, उस त्रासदी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी जिसने उसकी जान ले ली थी। लाइब्रेरियन ने उसकी आत्मा देखी थी, लेकिन इससे पहले किसी ने कभी बिंदुओं को नहीं जोड़ा था, और अब वामसी और नानी इसके बीच में थीं, अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हुई, जीवित लोगों के दायरे से परे कुछ समझने की कोशिश कर रही थीं। अगली रात अभिलेखागार में अपनी परेशान करने वाली खोज के बाद वामसी और नानी को लाइब्रेरी की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहां जाने की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जो कुछ भी सीखा था उसका सामना करना था और शायद आखिरकार रहस्य को सुलझाना था। जब वे उस शाम लाइब्रेरी में दाखिल हुए तो ये सामान्य से ज़्यादा ठंडा था और पहाड़ियों से लुढ़कती हुई घनी धुंध पहले से ही इमारत में घुसने लगी थी। मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो अंदर बसे अंधेरे से जूझ रही हो। उनके कदम शांत हॉल में गूंज रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद ही धीमा हो गया हो। ठीक 12:30 बजे श्रुति दाखिल हुई, जैसा कि वह सालों से हर रात करती थी। वह उसी भूतिया शालीनता के साथ चल रही थी। उसका बैग उसके कंधे पर लटका हुआ था। उसका चेहरा ध्यान में था क्योंकि वह अपनी हमेशा की तरह डेस्क पर बैठी थी, अपनी पुरानी मेडिकल किताबें खोल रही थी। वामसी और नानी, उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, कमरे के कोने से उसे देख रही थीं। इस बार उन्होंने उसके पास जाने से मना कर दिया। वे नहीं जा सकते थे। अब ये स्पष्ट था, श्रुति एक सामान्य छात्रा नहीं थी, वह एक दुखद चक्र में फंसी हुई एक इकाई थी, एक आत्मा जो उस भीषण आग की घटनाओं से बंधी हुई थी। सुबह करीब 4 बजे, जैसा कि अपेक्षित था, श्रुति ने अपनी चीजें इकट्ठी कीं। उसकी हरकतें तेज और अभ्यासपूर्ण थीं, मानो वह अनंत काल से यही दिनचर्या करती आई हो।
लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, वामसी ने एक पल में ही फैसला कर लिया। वह खड़ा हुआ और नानी के साथ उसकी ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पास आया, श्रुति स्तब्ध रह गई। उसका सिर थोड़ा झुका, मानो हवा में बदलाव को महसूस कर रही हो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह उनकी उपस्थिति से उस तरह से अवगत थी जैसे वह पहले कभी नहीं हुई थी। श्रुति, वामसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हम आग के बारे में जानते हैं। तुम्हारी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। तुम्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पहली बार श्रुति बोली, हालांकि उसकी आवाज नर्म और दूर थी, किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह। मैं कभी मरना नहीं चाहती थी, मैं सुनना चाहती थी। उन्होंने कभी नहीं सुना। आग दुर्घटना नहीं थी, इसके लिए जिम्मेदार लोग अभी भी यहाँ हैं, अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। ये शब्द वामसी के दिल पर घूंसे की तरह लगे। श्रुति की मौत दुर्घटना नहीं थी। जिस आग ने उसकी जान ली, वह कॉलेज में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाई गई थी जो उसे खत्म करना चाहता था। उसने आगे कहा। उसकी आंखें दुख भरी तीव्रता से चमक रही थीं। मैं भ्रष्टाचार, यहाँ हो रहे कदाचार, यहाँ किए जा रहे संदिग्ध सौदों का अध्ययन कर रही थी। डीन, प्रोफेसर, वे ड्रग्स बेच रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। जब मुझे पता चला तो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं कभी न बोलूं। वामसी की आंखों में आंसू आ गए जब उसे उसके दर्द का पूरा भार महसूस हुआ। श्रुति की आत्मा अन्याय के कारण फंसी हुई थी। वह उस भ्रष्टाचार को उजागर करने से पहले ही चुप हो गई थी जिसने उसकी जान ले ली थी। वामसी ने दृढ़ स्वर में कसम खाते हुए कहा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। सालों में पहली बार श्रुति मुस्कुराई, बस एक फीकी कड़वी मीठी मुस्कान। धुंध में गायब होने से पहले उसने धीरे से सिर हिलाया और बस ऐसे ही श्रुति की आत्मा मुक्त हो गई। आखिरकार उसकी बात सुनी गई। उसकी पीड़ा का चक्र खत्म हो गया था। अगली सुबह वामसी और नानी ने कॉलेज के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में जो सबूत खोजे थे उन्हें अधिकारियों के पास ले गए। श्रुति के अंतिम शब्दों को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी और कदाचार के सबूत पेश किए, जिससे वर्षों से छिपे हुए घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और डीन और कई वरिष्ठ प्रोफेसरों सहित जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल की सजा सुनाई गई। आग लगने के बाद पहली बार न्याय हुआ और लाइब्रेरी के लिए श्रुति को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कभी कभी शांत धुंधली रातों में, जब हवा पुरानी किताबों और यादों की खुशबू से भरी होती थी, वामसी और नानी कसम खाते थे कि वे धीमी फुसफुसाहटें सुन सकते थे, जैसे पन्नों की सरसराहट या किसी के पढ़ने की धीमी गुनगुनाहट। अंत में श्रुति को शांति मिल गई थी और कॉलेज हमेशा के लिए बदल गया था। आशा है कि आपको ये काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। अधिक रोचक वीडियो के लिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक मज़ा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 2 दिन बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।